कक्षा 11 के सभी बच्चों का बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है और मैं आपको बायोलॉजी की क्लास लूँगा। बच्चों, अभी तक बायोलॉजी क्लास नहीं चल रही थी, बट कुछ अति आवश्यक कार्यों में मैं व्यस्त था। फिलहाल अब रेगुलर आपकी बायोलॉजी क्लास चलेगी। बच्चों, बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये सोचना है कि हमें किस बुक से पढ़ना है, उस बुक में क्या पढ़ना है, और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि कैसे पढ़ना है। बच्चों, आप ध्यान दीजिए, आपको NCERT द्वारा जारी जो जीव विज्ञान की पुस्तक है उसे आपको ले लेना है। अगर आप जीव विज्ञान की जो बुक है हिंदी माध्यम में भी ले सकते हैं, और बहुत अच्छा होगा कि आप उसे इंग्लिश मीडियम में ही लें। इंग्लिश मीडियम की बुक लें। आपको प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होगी, बट 1 महीने 2 महीने बाद आप जब उसे पढ़ेंगे बहुत बखूबी आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। तो आप कोशिश करें कि NCERT की बुक लें। दोनों बुक ले सकते हैं, हिंदी माध्यम भी ले सकते हैं और इंग्लिश माध्यम भी ले सकते हैं। बच्चों, आप 10th पास करके आए और आपको दिमाग में सबसे पहली बात आई कि मुझे किस स्ट्रीम से पढ़ना है, बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ना है कि मैथ स्ट्रीम से पढ़ना है या आर्ट साइड से पढ़ना है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका स्ट्रीम, जो उनका मेन चॉइस है, वो कुछ और होता है, बट नंबर कम आने की वजह से या सब्जेक्ट नापसंद है, फिर भी आपने बायोलॉजी में एडमिशन लिया है कि चलिए अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो बायोलॉजी में ही एडमिशन ले लेते हैं। बच्चों, आपको मैं पहली और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि कभी भी बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट, बायोलॉजी का स्टूडेंट होते हुए कभी भी आप अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि बायोलॉजी मैं पढ़ रहा हूं तो कहीं मैथ वालों से मैं बहुत वीक हूं इसलिए बायोलॉजी पढ़ रहा हूं। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आर्ट साइड वालों के लिए भी यही बात लागू होती है कि वो अगर आर्ट साइड कला संकाय से पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वे वीक हैं, इस वजह से कमजोर हैं, इस वजह से उन्हें आर्ट साइड दिया गया है। हाँ, नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, एडमिशन के समय उसी क्राइटेरिया अपनाई जाती है, लेकिन अभी आपके पास पूरे पर्याप्त अवसर हैं आर्ट साइड से या बायोलॉजी साइड से या मैथ साइड से, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ के अपने करियर को बनाने के। आप स्टार्टिंग में, आज हम बस छोटी एक इंट्रो बात करेंगे कि हम बायोलॉजी पढ़ के क्या करेंगे या हम क्या कर सकते हैं करियर के बारे में। आपको बायोलॉजी पढ़ने के लिए जो भी समय लगेगा और उस समय के दौरान जब आप अपने करियर को चूज करेंगे तो उसमें पहला ऑप्शन आता है आपके पास कि सिर्फ हम डॉक्टर बन सकते हैं और इसके अलावा क्या बनेंगे। ऐसा भी नहीं है। बायोलॉजी मेडिकल फील्ड में जाने के लिए एक अनिवार्य विषय है, परंतु किसी अन्य क्षेत्र में जाने के लिए यह बाधा उत्पन्न नहीं करती। आप किसी भी क्षेत्र में जाके आप अपना करियर बना सकते हैं। सिर्फ स्पेशलाइज्ड सेक्टर जैसे इंजीनियरिंग छोड़ के आप डॉक्टरी मेडिकल पेशे में आप बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं। MBBS के अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं जो कि आपको करियर के अवसर उपलब्ध कराते हैं। बायोलॉजी फील्ड में मेडिकल में भी MBBS, जो हम एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर कहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं, पशु चिकित्सक कहते हैं, तमाम ऐसे जॉब हैं, अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। जो कोर मेडिकल फील्ड है उससे अलग जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, छात्राओं के लिए नर्सिंग कोर्स है, फिजियोथेरेपी है, बायोकेमिस्ट है, ऐसे तमाम अवसर हैं जिसमें कि आप अपने फार्मासिस्ट है, बहुत अच्छा अवसर है फार्मासिस्ट का। इसमें इस समय जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो B फार्मा और D फार्मा के कोर्सेज चला रहे हैं। B फार्मा, D फार्मा बैचलर इन फार्मेसी, D फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी साल भर का 1 ईयर का कोर्स होता है, और B फार्मा आपको 2 साल या 3 साल जैसी यूनिवर्सिटी है वो आपको कराती है।
तो बी फार्मा डी फार्मा एक बहुत बढ़िया अवसर है। हाल ही के समय में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बी फार्मा डी फार्मा की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी तक आप सुनते आ रहे होंगे बहुत सारे ऐसे मेडिकल शॉप्स हैं जो कि किसी दूसरे लाइसेंसी होल्डर के नाम पे चलते हैं, लेकिन बहुत जल्दी शिकंजा कसने वाला है और वही व्यक्ति एक लाइसेंस धारक, एक डिप्लोमा होल्डर या बी फार्मा होल्डर ही मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल शॉप खोल सकता है और अन्य कोई इसे खोल नहीं सकता। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ही इसकी डिमांड अच्छी होने वाली है, जैसे कि आप अपने पढ़ाई करके आप उसमें अवसर अपना आजमा सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो विकल्प मैथ के बच्चों के लिए है, मैथ और बायोलॉजी में डिफरेंस सिर्फ यही है कि मैथ के बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, बायोलॉजी के बच्चे मेडिकल फील्ड में जाएंगे। इसके अलावा जो फील्ड है इंजीनियरिंग के अलावा, वो मैथ के बच्चों के लिए भी है और बायोलॉजी के बच्चों के लिए भी। सपोज आप टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ का स्टूडेंट्स भी, मैथ स्ट्रीम का भी स्टूडेंट टीचर बनेगा, बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो बायोलॉजी स्ट्रीम का भी टीचर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी है, सिविल सर्विसेज है, प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, ऐसी तमाम पोस्ट हैं जिसमें कि मैथ का स्टूडेंट भी और बायोलॉजी का स्टूडेंट भी जा सकता है। तो ये दिमाग में आपने कतई मत रखिएगा कि मेरा जो दायरा है वो बहुत सीमित है, मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो सिर्फ मेडिकल फील्ड में कर सकता हूं, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो पढ़िए खूब तल्लीनता से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको अवसर मिलेगा। और मैं समझता हूं कि आपने अगर इसे एक तरीके से तल्लीनता से, अपने कंसंट्रेशन से, मेहनत से पढ़ा तो वो अवसर आप आसानी से भुला भी पाएंगे और अपना करियर बना पाएंगे। प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, बायोलॉजी, अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर। बायोलॉजी में एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। डेली की डेली जो क्लासेस चलेंगी वो शॉर्ट 15-20 मिनट की होंगी और उस 15-20 मिनट में जो भी आपको पढ़ाया जाता है, पहले एक दिन प्रायर आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट क्लास आने से पहले जो टॉपिक आपको पहले बताया गया है उस टॉपिक को आप सेल्फ स्टडी कर लें। स्टडी करने के बाद जब मेरी क्लास ऑन होगी उस क्लास को देखें और तब आप अपने बुक से उसको पढ़ें, नोट करें। आप इस बात को ध्यान रखिए कि डेली का डेली आपको नोट्स राइट करना है और उसको समझना है। आप जिस माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप में जो भी प्रॉब्लम होगी आप बायोलॉजी क्लास में व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुक होनी चाहिए। कोशिश करिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ले लें, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मेरे जो क्लासेस होंगे वो जो टर्मिनोलॉजी होगी, शब्द में जो यूज करूंगा, बोर्ड पे जो लिखूंगा वो मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड के ही होंगे। तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं आप उससे घबराइएगा नहीं, बहुत जल्दी आपको उसमें समझ में आने लगेगा। दूसरा कि आप एक नोटबुक जरूर रखें अपने पास। नोटबुक पर जो टॉपिक आपको बताई जा रही है वो टॉपिक आप नोट कर लें, रफ पर नोट करें और फिर बुक से उसको रीड करके समझ के और अपने नोट डाउन में डेली का डेली आप उसे लिखते जाएंगे। ये हो गई बात। अब किससे पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये मैंने बता दिया। आपको डेली की डेली नोट्स, पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो आप स्वयं से पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे उसकी क्लास हो जाएगी मेरे द्वारा और फिर उसके बाद आप अपनी बुक उठाएंगे और उस टॉपिक को पढ़ के अपने नोट्स बुक में राइट करेंगे। जो क्वेश्चन एराइज होंगे वो क्वेश्चन आप हमसे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकेंगे और मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। दूसरा, बुक हो गई, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये बोर्ड ने तय कर दिया है कि क्या पढ़ना है। जो बुक में जितने सिलेबस डिटरमिन है वो एनसीईआरटी द्वारा वही सिलेबस आपके बुक में दिए गए हैं, बट कोविड-19 के मद्देनजर सारे सिलेबस में रिडक्शन कर दिया गया है, कटौती कर गई है, 30% सिलेबस काट दिए गए हैं। तो इसको जानने के लिए कि 30% सिलेबस क्या पोर्शन हटा है और क्या हमें पढ़ना है, इसकी जानकारी आपको आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो आप स्वयं भी यूपीएमएसपी ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है, इस पर आप
स्वयं भी जाकर और इसमें 9th 10th 11th और 12th चारों क्लास के जो प्रत्येक सब्जेक्ट के ईच सब्जेक्ट का सिलेबस आफ्टर डिडक्शन कटौती के बाद दे दिया गया है। उसमें यह भी दिया गया है कि क्या हटाया गया है, कौन सा पोर्शन हटाया गया है और कौन सा पोर्शन अभी जारी रखना है, तो कौन सा पोर्शन अभी पढ़ना है। तो आप 11th वाले सेक्शन में जाके अपने बायोलॉजी का सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं और मैं भी आपको उसका व्हाट्सएप अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप उसको आप पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है। तो जो पहला पोर्शन है वो लिविंग बीइंग से संबंधित है। आप जानेंगे आपके जो पेपर होंगे वो राइटिंग पेपर जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 मार्क्स के होंगे। इस 70 मार्क्स में आपको जो यूनिट है वो 5 यूनिट पढ़नी है, 1 2 3 4 और 5। 5 यूनिट में आप डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स मतलब सजीवों में विविधता, जितने भी प्रकार के आपके सजीव हैं उसकी विविधता को आप पढ़ेंगे और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जंतुओं की संरचनात्मक संघटना के बारे में आप पढ़ेंगे कि पौधों और जंतुओं की संरचना कैसी है। थर्ड, सेल एंड इट्स फंक्शन, कोशिका और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ, प्लांट फिजियोलॉजी और फिफ्थ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट पादप कार्य की और ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्य की, मतलब कि पौधे की सेल्स और उनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन संरचनात्मक संघटना मिलके कैसे अपने जीवन के सभी कार्यों को, भौतिक कार्यों को करते हैं और उनकी फिजियोलॉजी चलती रहती है, लाइफ चलती है। उसी प्रकार से ह्यूमन फिजियोलॉजी में उनकी सेल्स और उनके कार्य क्या है और इन सेल से उनके स्ट्रक्चरल संरचनात्मक संघटना कैसे बनती है और वो कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको 5 यूनिट पढ़नी है और इस 5 यूनिट में आपको पूरा बायोलॉजी खत्म होगा। इसमें प्रत्येक यूनिट में क्या क्या पढ़ना है ये आप अपने सिलेबस से नोट कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस मैं आपको दे दूंगा। कल से जो पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स में जो लिविंग बीइंग्स है, सजीव जगत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सजीव जगत है क्या, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव के लक्षण क्या होते हैं, निर्जीव उनसे भिन्न कैसे हैं, सजीव और निर्जीव के बीच में मृत क्या है। तो इस सब सारी बातों को हम कल डिस्कस करेंगे। आपका कार्य यह है कि आप सजीव और निर्जीव क्या है अब तक जो आपने पढ़ा है उसको समझिए और नोट डाउन करिए और फिर कल हम उस पर डिस्कस करेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं और उनके बीच में मृत का क्या स्थान है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।